हेलो गाइस, मैं हूं आपका एजुकेटर। आई होप यू आर वेरी वेल और आप सभी लोग काफ़ी अच्छे होंगे। ये वीडियो है 20 जून 2020 का। इसमें हम लोग इंडियन ज्योग्राफी से कुल 5 प्रश्न करेंगे। और प्रश्न आपको कैसे करना है कि आप प्रश्न को केयरफुली पढ़ना है और पढ़ने के बाद उसका आंसर आप लोगों को कमेंट बॉक्स में करना होगा। वीडियो को पॉज करिएगा, उसका आंसर कमेंट बॉक्स में ज़रूर करिएगा। और ये जितने भी क्वेश्चन हैं वो बेस्ड हैं यूपीएससी पे, यूपीपीएससी पे। और ये आपके लिए बेनिफिट काफ़ी है, चाहे यूपीएससी का एग्ज़ाम दे रहे हैं वो, चाहे यूपीपीएससी प्री का हो या यूपीएससी आरओ एआरओ यूपी का हो। तो इन सब के लिए काफ़ी यूज़फुल है। तो प्लीज़ फ्रेंड, चैनल को पहले सब्सक्राइब करिएगा, बेल आइकन भी दबाइएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, जिससे आपका लाइक हमारे लिए मोटिवेट का काम करता है और हमें आपको अच्छे कंटेंट प्रोवाइड कराने में काफ़ी अच्छा लगता है। तो फ्रेंड चलिए शुरू करते हैं वीडियो। गाइज़, ये पहला क्वेश्चन है, आप लोग देख लीजिए और वेरी केयरफुली क्वेश्चन को हम लोगों को रीड करना है। और रीड करने के बाद आप लोग वीडियो को पॉज करिएगा और इसका आंसर कमेंट बॉक्स में ज़रूर करिएगा। फिर अपना आंसर इस वीडियो से मैच करिएगा, फिर अपना स्कोर भी लिखिएगा, आपका स्कोर क्या रहा है। तो पहला क्वेश्चन है कि निम्न कथनों पर विचार कीजिए। पहला जो ऑप्शन है हमारा कि जबलपुर की देशांतर रेखा इंदौर व भोपाल की देशांतर रेखाओं के बीच में है। क्या ये ऑप्शन सही है? सही ऑप्शन करने के लिए पहले हम लोग को जो देशांतर रेखा है जबलपुर की, वो इंदौर की है वो, और भोपाल की है वो सबकी देशांतर रेखा मुझे थोड़ी सी पता होनी चाहिए। फिर हम लोग इस चीज़ को कर सकते हैं कि ये हैं या नहीं हैं। क्योंकि आपको ये चीज़ें पता होनी चाहिए। पता होना इसलिए चाहिए क्योंकि जो भी क्वेश्चन यूपीएससी में आते हैं वो इसी पैटर्न पे आते हैं। तो जो जबलपुर की देशांतर रेखा है वो अगर हम लोग देखते हैं तो वो है 79.95 डिग्री ईस्ट। ये है जबलपुर की देशांतर रेखा, जिसे आप लोग नोट कर लें। और हम लोग फिर देखते हैं इंदौर की जो है, इंदौर की जो है देशांतर रेखा वो है 76 डिग्री ईस्ट। यानी जबलपुर की हमने 79.95 डिग्री ईस्ट देखी है, इंदौर की हमने 76 डिग्री ईस्ट देखी है। अब हम लोग भोपाल की देखते हैं। तो भोपाल की कितनी है? भोपाल की है 77.42 डिग्री ईस्ट। अब क्वेश्चन हम लोग को पढ़ते हैं कि जबलपुर की देशांतर रेखा इंदौर व भोपाल की देशांतर रेखाओं के बीच में है। जबलपुर की रेखा इंदौर और भोपाल के बीच में है क्या? चूंकि जबलपुर की जो है 79.95 है और इनकी जो है 76 से 77 है, तो इन दोनों रेखाओं के बीच में नहीं है। क्योंकि 76 डिग्री से 77 डिग्री के बीच से 79 डिग्री ज़्यादा है। तो ये हमारा ऑप्शन होगा गलत, क्योंकि जबलपुर की जो देशांतर रेखा है वो इंदौर और भोपाल की देशांतर रेखाओं के बीच में नहीं है। क्यों? क्योंकि जबलपुर की जो देशांतर रेखा 79.95 डिग्री ईस्ट में है और जो भोपाल की है वो 76 डिग्री ईस्ट है। और इन दोनों के बीच में जो है 79 डिग्री 79.95 डिग्री ईस्ट जो है इनके बीच में नहीं आती है। तो ये हमारा ऑप्शन हो गया गलत। दूसरा देखते हैं, औरंगाबाद का जो अक्षांश है बड़ौदा व पुणे के अक्षांश के बीच में है क्या? तो इसके लिए भी हमें देखना पड़ेगा कि इनकी स्थिति कहाँ पे है एग्जैक्टली, फिर हम लोग पता कर पाएंगे। औरंगाबाद का हम लोग देखते हैं तो 19 डिग्री है अप्रॉक्स, ये समझ लीजिए। और बड़ोदरा का देखते हैं, बड़ोदरा का है 22 डिग्री अप्रॉक्स। और फिर पुणे का देखते हैं 18 डिग्री अप्रॉक्स है। तो अब हम लोगों को पता हो गया औरंगाबाद का 19 डिग्री, बड़ोदरा का 22 डिग्री और पुणे का 18 डिग्री। अब क्वेश्चन पढ़िए कि औरंगाबाद बड़ोदरा और पुणे के अक्षांशों के बीच में है क्या? तो देखिए 18 to 22 डिग्री, इसके बीच में 19 डिग्री आएगा, बिल्कुल आएगा। तो ये ऑप्शन हमारा हो गया सही कि औरंगाबाद का अक्षांश बड़ौदा और पुणे के अक्षांश के बीच एग्जैक्टली बिल्कुल आएगा। तो ये ऑप्शन हमारा हो गया सही। तीसरा ऑप्शन देखते हैं कि बेंगलुरु की जो अवस्थिति है वो चेन्नई की तुलना में अधिक दक्षिणीवर्ती है। तो बिल्कुल बेंगलुरु का जो अक्षांश है वो है 12.97 डिग्री नॉर्थ, तथा चेन्नई की जो अक्षांशीय स्थिति है वो है 13.04 डिग्री नॉर्थ। अतः बेंगलुरु चेन्नई की अपेक्षा अधिक दक्षिणवर्ती नगर है। तो ये इनसे प्रूफ होता है नॉर्थ और
ये भी जो इनकी डिग्री है, तो दोनों से ये होता है कि बेंगलुरु की स्थिति जो है वो चेन्नई की तुलना में अधिक दक्षिणवर्ती है। तो ऑप्शन पहला गलत हो गया था, 2 और 3 ऑप्शन सही होंगे, यानी हमारा ऑप्शन होगा सी, 2 और 3 यहाँ पे सही हैं। आई होप आपका भी आंसर बिल्कुल सही होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे देखते हैं। यह दूसरा क्वेश्चन, और आपको फिर से वेरी केयरफुली क्वेश्चन को पढ़ना है, वीडियो को पॉज करना है और आंसर कमेंट बॉक्स में ज़रूर करना है। चलिए पहला ऑप्शन देखते हैं क्या कह रहा है। असम भूटान तथा बांग्लादेश की सीमाओं से लगा हुआ है। क्या ये ऑप्शन सही है? बिल्कुल बिल्कुल ये ऑप्शन सही है, क्योंकि असम है भूटान तथा बांग्लादेश की सीमाओं से लगा हुआ है। ये मैं आपको एक मैप में दिखाता हूँ, ये देखिए आप। हम बात करेंगे असम की, तो असम की जो ये बाउंड्री है ये देख लीजिए, और क्वेश्चन कह रहा है कि असम जो है भूटान की और बांग्लादेश की सीमाओं से लगा हुआ है। तो ये देख लीजिए, असम जो है भूटान से बाउंड्री शेयर कर रहा है और बांग्लादेश से भी बाउंड्री अपनी शेयर कर रहा है, ये देख लीजिए यहाँ पे, और इधर भी, यानी दो जगह से। क्योंकि असम जो है ऐसे देखिए एक ये उसमें है, तो यहाँ से असम शुरू होता है और यहाँ पे और यहाँ पे, तो असम जो है ये भूटान से भी और बांग्लादेश से दोनों से बाउंड्री शेयर करता है। तो इससे आपको ये क्लियर हो गया कि ऑप्शन ए बिल्कुल सही है कि असम भूटान तथा बांग्लादेश की सीमाओं से लगा हुआ है। ऑप्शन 2 देखते हैं। पश्चिम बंगाल भूटान तथा नेपाल की सीमाओं से लगा हुआ है। बिल्कुल एक बार फिर से हम लोग मैप में देखेंगे कि जो पश्चिम बंगाल है ये देख लीजिए, इसकी पूरी बाउंड्री है पश्चिम बंगाल की, ये पूरी बाउंड्री है पश्चिम बंगाल की। तो पश्चिम बंगाल भूटान तथा नेपाल की सीमाओं से लगा हुआ है, ये पूरा है पश्चिम बंगाल। तो ये देखिए यहाँ पे बाउंड्री शेयर कर रहा है भूटान से पश्चिम बंगाल, और नेपाल से भी बाउंड्री शेयर कर रहा है पश्चिम बंगाल। तो यहाँ पे आप दोनों देख सकते हैं कि नेपाल और भूटान से, नेपाल से भी यहाँ बाउंड्री शेयर कर रहा है और भूटान से भी, यहाँ दोनों से बाउंड्री शेयर कर रहा है पश्चिम बंगाल। तो ऑप्शन 2 भी हमारा सही हो गया। तीसरा ऑप्शन देखते हैं कि मिज़ोरम बांग्लादेश तथा म्यांमार की सीमाओं से लगा हुआ है। मिज़ोरम जो है बांग्लादेश तथा म्यांमार की सीमाओं से लगा हुआ है। एक बार फिर से हम लोग मैप देखेंगे। मिज़ोरम कहाँ पे है? मिज़ोरम की ये बाउंड्री है, आप देख लीजिए, मिज़ोरम की ये बाउंड्री है, और मिज़ोरम जो है बांग्लादेश तथा म्यांमार की सीमाओं से लगा हुआ है। तो बांग्लादेश से ये बाउंड्री शेयर कर रहा है, और म्यांमार ये है पूरी बाउंड्री, आप देख सकते हैं। तो ये भी शेयर कर रहा है बाउंड्री, तो ये भी हमारा ऑप्शन सही है। एक बार आप, अगर आप यूपीएससी के एस्पायरेंट हैं तो आप ज़रूर अपने स्टडी रूम में एक वर्ल्ड मैप और एक इंडिया का मैप, ये दोनों मैप ज़रूर रखें, तो जिससे आपको देखने से किसकी बाउंड्री किससे शेयर हो रही है बिल्कुल आप देखिए, वहाँ पे मार्क कर लीजिए कि जैसे ये बांग्लादेश है, ये भूटान है, चीन है, नेपाल है, ठीक है, तो ये सारे हैं, म्यांमार है ये कंट्री। तो ये सबकी लोकेशन आपको देखनी होगी, किससे इनकी बाउंड्री शेयर हो रही है, किससे नहीं शेयर हो रही है, तो सारी चीज़ों को आपको पता चलेगा। तो यहाँ पे देखिए ये भी ऑप्शन सही है, क्योंकि मिज़ोरम जो है बांग्लादेश और म्यांमार की सीमाओं से लगा हुआ है। तो यहाँ पे हमारे तीनों ऑप्शन सही हो गए हैं, और आंसर होगा ए, यानी 1 2 3 तीनों सही हैं, ये ऑप्शन होगा सही। आई होप आपका भी आंसर बिल्कुल सही होगा। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 3 हम लोग देखेंगे। आप लोग इस क्वेश्चन को वेरी केयरफुली पढ़िए पहले, उसके बाद वीडियो को पॉज करिए और इसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर करिएगा। काफ़ी अच्छे लेवल के क्वेश्चन हैं जो आपके यूपीएससी में पूछे जाते हैं और आपके यूपीपीएससी के लिए भी काफ़ी यूज़फुल हैं। यदि हिमालय पर्वत श्रेणियाँ नहीं होती तो भारत पर संभाव्य भौगोलिक प्रभाव क्या होता? हिमालय पर्वत श्रेणियों की बात कर रहा है कि अगर ये नहीं होती तो जो भारत का भौगोलिक स्थिति है तो उस पर क्या प्रभाव होता। ये 3 ऑप्शन में दिए गए हैं, क्या तीनों सही हैं, क्या सिर्फ 2 सही हैं, क्या सिर्फ 1 सही है, ये हम लोग पढ़ के देखेंगे। पहला ऑप्शन कह रहा है देश के अधिकांश भाग में साइबेरिया से आने वाली शीतलहरों का अनुभव होता। बिल्कुल सही है कि अगर हिमालय पर्वत श्रेणियाँ नहीं होती तो साइबेरिया से जो भी आने वाली शीतलहरें हैं उनका हम लोग को अनुभव काफ़ी ज़्यादा करना पड़ता। तो ये ऑप्शन बिल्कुल सही है। दूसरा ऑप्शन देखते हैं कि सिंधु गंगा मैदान इतनी सुविस्तृत जलोढ़ मृदा से वंचित होता। अगर हिमालय पर्वत श्रेणियाँ नहीं होती तो जो हमारा सिंधु गंगा का मैदान है वो इतनी जलोढ़ मृदा से वंचित होता, यानी वहाँ पे जितनी जलोढ़ मृदा मतलब जो जल मृदा को लेकर जो चलती हैं उन्हें जलोढ़ मृदा बोलते हैं, तो उससे ये वंचित होता, काफ़ी उपजाऊ होती हैं ये।
तो ये भी ऑप्शन सही है। तीसरा देखते हैं कि मानसून का प्रतिरूप वर्तमान प्रतिरूप से भिन्न होता। जो अभी का मानसून है उस समय की मानसून से बिल्कुल अलग होता। अगर हिमालय पर्वत श्रेणियाँ नहीं होती तो ढेर सारी जैसे साइबेरिया से आने वाली शीतलहरों का अनुभव होता हमें। सिंधु गंगा मैदान इतनी सुविस्तृत जलोढ़ मृदा से वंचित हो जाता तथा मानसून का प्रतिरूप हमारे वर्तमान प्रतिरूप से भिन्न होता। यानी तीनों ऑप्शन सही हैं और इसका आंसर होगा डी, यानी 1 2 3 तीनों सही है। आई होप आपका भी आंसर बिल्कुल सही होगा। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 4। और क्वेश्चन करने से पहले आप वीडियो को पॉज करिएगा और केयरफुली क्वेश्चन को पढ़िएगा, उसके ऑप्शन को पढ़िएगा, फिर आंसर जो है कमेंट बॉक्स में ज़रूर करिएगा। उसके बाद अपना आंसर को मिलाइएगा। भारत में भू आकारों की रचना के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर मनन कीजिए। जो भारत में भू आकार की रचना है उस पर हम लोग को देखना है, उसमें से कौन सा कथन सही ये भी हमें देखना है। पहला जो ऑप्शन है कह रहा है संरचनात्मक दृष्टि से मेघालय पठार दक्कन पठार का ही विस्तारित भाग है। क्या ये सही है? जी बिल्कुल सही है कि मेघालय पठार जो है दक्कन पठार का ही भाग है, क्योंकि जो मेघालय पठार है वो प्रायद्वीपीय पठार का ही आउटलेयर है, जिसको हम लोग बाहरी हिस्सा कह सकते हैं। और ये एक समतल भूमि है। जो भ्रंश हुई थी, जो उसमें हलचल हुआ था, उसके कारण भारतीय प्रायद्वीप से एक मालदा गैप द्वारा ये पृथक हो गया था। तो ये दक्कन पठार उसी का विस्तारित भाग है जो बाद में कुछ भ्रंश के कारण, कुछ हलचल के कारण अलग हो गया था। तो पहला ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही है। दूसरा हम लोग देखते हैं कि कश्मीर घाटी की रचना समभिन्नत में हुई है। बिल्कुल जी हाँ, दूसरा भी ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही है कि कश्मीर घाटी की रचना एक समभिन्नत में हुई है। हम तीसरा ऑप्शन देखते हैं कि गंगा मैदान की रचना एक अग्रगर्त में हुई है। अग्रगर्त का मतलब होता है 4 डीप। तो गंगा मैदान की भी रचना 4 डीप से हुई है। क्यों? क्योंकि अगर देखें, एक वैज्ञानिक है जिनका नाम है स्वेस, तो ये भी क्वेश्चन पूछा गया है कि जो गंगा मैदान की रचना के एक अग्रगर्त में हुई है, इसके बारे में किसने कहा है। तो ये भी आप ध्यान रखें। स्वेस जो साइंटिस्ट हैं, उन्होंने कहा कि गंगा के जो विशाल मैदान की उत्पत्ति तब हुई थी जब प्रायद्वीप के दृढ़ भूखंड ने हिमालय के दक्षिण ओर की ओर प्रसार को रोका था। उसके बाद ही इन विशाल मैदानों का निर्माण हुआ। ठीक है, जैसे ये 4 डीप हुआ, 4 डीप फिर धीरे धीरे भरता गया, तो इस तरह के गंगा मैदान की एक रचना हो गई। तो ये भी ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही है। ऑप्शन 4 देखते हैं कि हिमालय की उत्पत्ति भारतीय प्लेट, यूरोपीय प्लेट तथा चीनी प्लेट के त्रिकोणीय अभिसरण के फलस्वरूप हुई है। तो ये देखना है कि जो हमारे हिमालय की जो उत्पत्ति हुई है, क्या भारतीय प्लेट, यूरोपीय प्लेट और चीनी प्लेट तीनों के त्रिकोणीय अभिसरण के द्वारा हुई है? नो, बिल्कुल ये ऑप्शन गलत है। क्योंकि जो हिमालय की उत्पत्ति हुई है वो सिर्फ आपके भारतीय प्लेट और प्लस यूरेशिया प्लेट से ये मिला के हुई है। भारतीय प्लेट और प्लस यूरेशिया प्लेट से मिला के हुई है। चीनी प्लेट का कोई रोल नहीं था, यानी चीनी प्लेट नहीं था, क्योंकि चीनी प्लेट जो है हमारा प्लेट टेक्टोनिक जो प्रिंसिपल थी, जो सिद्धांत था, उसमें इस चीज़ का जिक्र नहीं है, ना वहाँ पे चीज़ें बताई गई हैं। तो इसलिए ऑप्शन होता है गलत, क्योंकि हिमालय की उत्पत्ति सिर्फ भारतीय प्लेट और यूरोपीय प्लेट से ही हुई है। इसलिए हमारा ऑप्शन इसमें क्या सही होगा? 1 2 और 3 ऑप्शन ए बिल्कुल सही है। आई होप आपका भी आंसर बिल्कुल सही होगा। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। यह है क्वेश्चन नंबर 5 और क्वेश्चन को आपको वेरी केयरफुली पढ़ना है, जिसका आंसर आप लोगों को कमेंट बॉक्स में करना होगा। पहला ऑप्शन है कि भौमिकीय दृष्टि से प्रायद्वीप क्षेत्र भारत का सबसे प्राचीन भाग है। बिल्कुल सही है कि भौमिकीय दृष्टि से अगर प्रायद्वीप क्षेत्र देखें भारत का, तो सबसे प्राचीन भाग है। तो ये ऑप्शन बिल्कुल सही है। दूसरा ऑप्शन देखते हैं कि हिमालय विश्व में सबसे नवीन वलित पर्वतों को प्रदर्शित करते हैं। तो हिमालय जो है वाकई एक नवीन वलित पर्वतों को प्रदर्शित करते हैं। तो ये भी ऑप्शन बिल्कुल सही है और बिल्कुल सीधा सा क्वेश्चन है, ऑप्शन है ये। तो इसमें कुछ नया कुछ जानने को नहीं कि हिमालय खुद ही एक नवीन वलित पर्वत है, तो उसको प्रदर्शित करता है। और जो प्रायद्वीपीय क्षेत्र है वो भारत का सबसे प्राचीन भाग भी है। तो ये भी बिल्कुल क्लियर है। हम देंगे ऑप्शन 3 कि भारतीय के पश्चिम समुद्री तट जो है का निर्माण नदियों की जमाव क्रिया द्वारा हुआ है। क्या ये ऑप्शन सही है? नहीं, बिल्कुल गलत है। क्यों? क्योंकि भारत का जो पश्चिमी समुद्री तट है उसका निर्माण नदियों की जमाव से नहीं है, बल्कि भूमि वहाँ की ज़मीन में उत्थान एवं निर्गमन के कारण हुआ है। वहाँ पे जो भी हलचल हुई है, जो भी वहाँ पे उत्थान एवं निर्गमन हुए हैं, उनके कारण हुआ है, ना कि नदियों की जमाव के कारण। इसलिए ये ऑप्शन हमारा हो जाता है
गलत। भारत में गोंडवाना शिलाओं में कोयले का बृहत्तम भंडार है, तो ये भी आपको पता है कि जो गोंडवाना है वहाँ पे कोयले का सर्वाधिक भंडार है। तो यहाँ पे 1, 2 और 4 सही, यानी ऑप्शन सी बिल्कुल सही है। तो ये थे आपके 5 क्वेश्चन जो काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं आपके एग्ज़ाम के लिए। तो इसको देखते रहिए, रिवीजन करते रहिए और हमें सपोर्ट भी करते रहिए फ्रेंड। चलिए मिलता है नेक्स्ट वीडियो में। गॉड ब्लेस यू टू ऑल, थैंक यू फॉर वॉचिंग और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा।